बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ लहू इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ इब्न सफ़ी। पहला बाब मीनारों वालियाँ। सवाल तो ये है कि हम कब तक यहाँ लेटे रहेंगे? जेमसन ने ज़फ़रुल मुल्क से पूछा। जब तक कि एक नींद लेकर बिल्कुल तरोताज़ा ना हो जाए, ज़फ़र बोला। वो एक ट्रक के नीचे सड़क पर लेटे हुए थे। नींद आ जाएगी आपको? जेमसन ने पूछा। भला मेरी नींद को कौन रोक सकता है? तुम भी सो जाओ, ज़फ़र बोला। जी नहीं, मैं आलम ख्वाब से आलम बाला की तरफ मुराजात करने के लिए तैयार नहीं, जेमसन ने कहा। अरे अरे, तू तो बड़ी गाढ़ी उर्दू बोलने लगा है। मतलब समझा इसका? ज़फ़र ने कहा। मतलब ये कि अगर सोते वक्त किसी ने ट्रक चला दिया तो क्या होगा? जेमसन बोला। स्टीयरिंग ही नहीं है इसमें, गालिबन मुरम्मत के लिए निकाला गया है, और इसकी हालत बताती है कि कई दिन से यहीं खड़ा है, ज़फ़र बोला। तो फिर मैं इस्तराहत फरमाऊँ? जेमसन ने कहा। जेमसन, अगर अब मैं तेरे हाथ में उर्दू की कोई किताब देखी तो गर्दन तोड़कर रख दूंगा, ज़फ़र ने कहा। उर्दू का क्लासिकी अदब जवाब नहीं रखता। कभी आप भी ट्राई कीजिए, जेमसन ने कहा। सो जाओ, बकवास बंद, ज़फ़र बोला। लैंग्वेज प्लीज़, जेमसन ने कहा। शट अप, कहकर ज़फ़र ने करवट बदली और ऊँघने लगा। वो इस वक्त भाग निकले थे जब कैप्टन फयाज तहखानों से बरामद होने वाली चीज़ें और कैदियों को लेकर बाहर निकला था। दो दो बंडल इन दोनों ने भी उठा रखे थे, लेकिन जैसे ही फयाज की गाड़ी के करीब पहुंचे, बंडल फेंक कर छलांगे मारते हुए ये जा वो जा इनकी नज़रों से ओझल हो गए। कैदियों को माजिद की निगरानी में छोड़कर फयाज खुद उनके पीछे आ गया था, और वो इस ट्रक के पीछे जा घुसे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब जेमसन ने मैदान साफ हो जाने की इत्तला दी, तो उसने कहा था, अब इस वक्त कौन बाहर निकले, यहीं पड़े रहो। लेकिन योर हाइनस, नीचे ज़मीन कितनी ठंडी है, जेमसन ने कहा। तसव्वुर कर लो कि तुम्हारी चारों तरफ आग रोशन है, नींद आ जाएगी, ज़फ़र ने जमाई लेते हुए कहा। नींद यहाँ? जेमसन उछल पड़ा था। जब तुम इस तरह किसी बात पर हैरत जाहिर करते हो तो बिल्कुल उल्लू नजर आते हो, ज़फ़र बोला। ये जो भी आपने आग के तसव्वुर के बारे में कहा था, इसको मुराक़बा आतिशी कहते हैं, जेमसन ने कहा। जेमसन, कहीं तेरा दिमाग ख़राब ना हो जाए, ज़फ़र बोला। तसव्वुफ़ के बारे में भी पढ़ रहा हूँ, जेमसन बोला। अच्छा, बकवास ख़त्म करो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन जेमसन पर थोड़े थोड़े वक्फे से बकवास के दौरे पड़ते रहते थे। फिर दफतन किसी ने उनकी टांग पकड़कर इन्हें ट्रक के नीचे से घसीट लिया। ये 3 आदमी थे और करीबी एक लंबी सी कार खड़ी हुई थी। इस बेतकल्लुफ़ी का मतलब? जेमसन उन पर गुर्राया। चुपचाप निकल चलो, पूरे शहर में तुम लोगों के लिए पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ती फिर रही हैं, इनमें से एक बोला। तुम कौन हो? ज़फ़रुल मुल्क ने पूछा। हमदर्द ही समझ लो, चलो बैठ जाओ गाड़ी में, तफसीलात में पढ़ने का वक्त नहीं है, कहा गया। ज़फ़रुल मुल्क ने जेमसन को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो सब उस गाड़ी में बैठ गए और अजनबियों में से एक बोला, तुम दोनों ने इस वक्त अक्लमंदी का सबूत दिया है। दूसरी सुबह रहमान साहब के ऑफिस में फयाज की तलबी हुई। तलबी ना होती तो वो खुद ही कोशिश करता कि किसी न किसी तरह रहमान साहब तक रसाई हो जाए। टॉम ब्राउन केस दोबारा भेजा गया था, क्या हुआ उसका? रहमान साहब ने फयाज को घूरते हुए पूछा। कोठी नंबर 666 से मंशियात के 6 बड़े पैकेट बरामद हुए हैं जनाब, फयाज ने कहा। अब बरामद हुए हैं? रहमान साहब के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, टॉम ब्राउन पुलिस के हाथों मारा गया था। वो कोठी नंबर 666 पर काबिज था, लेकिन हकीकतन इसका मालिक नहीं था। कोठी के असल मालिक का पता ना लगने की बिना पर वो मुखफिल करके सील कर दी गई थी। लेकिन जब फाइल दोबारा मेरे पास आया तो मैंने फिर इस कोठी की तरफ तवज्जो दी। वहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि सील लगा हुआ कुफुल बदस्तूर मौजूद है, लेकिन फाटक की जेली खिड़की खोल ली गई है। अंदर का दरवाज़ा भी मुकफिल नहीं था। बहरहाल अंदर जाने पर पता चला कि वो मुकफिल कर दिए जाने के बाद भी इस्तेमाल की जाती रही है। 2 आदि मुजरिम वहाँ हाथ आए। उनसे किसी हेनरी डिसूजा का पता मालूम हुआ, जो टॉम ब्राउन के बाद इस बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था। इसके ठिकाने पर पहुंचे तो वहाँ 3 लाशें मिली। एक हेनरी डिसूजा की लाश थी और दूसरी इसकी बेटी लूसी की। तीसरी लाश की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। इन दोनों आदि मुजरिमों के लिए भी वो अजनबी था। फयाज खामोश हो गया। रहमान साहब की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा, इस केस को महकमा खारजा के सेक्रेटरी ने दोबारा शुरू किया है। ओह, फयाज बेखसाख्ता चौंक पड़ा। उसे फौरी तौर पर इमरान का खुदकुशी का नामा याद आ गया था। बड़ी अजीब बात है जनाब, मेरे लिए पिछला दिन बेशुमार हैरतें लाया था, फयाज बोला। क्या मतलब?
रहमान साहब ने कहा। फयाज ने जेब से इमरान का खत निकाला और रहमान साहब की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? मुलाहिजा फरमाइए। ये हजरत मेरी अकल चकरा देते हैं। इस खत से कुछ ही देर पहले टॉम ब्राउन का केस का फाइल मेरे पास पहुंचा था, फयाज ने कहा। रहमान साहब ने इमरान का खत पढ़कर उस बुरा सा मुंह बनाया और मुस्तफसिराना नजरों से फयाज की तरफ देखने लगा। यही नहीं, कल ही किसी ने इस इमारत को किराए पर देने के लिए इश्तेहार भी शाये करा दिया था, लेकिन अखबार के दफ्तर से इश्तेहार शाये कराने वाले का सही नाम और पता मालूम ना हो सका, फयाज बोला। तो ये बात है। रहमान साहब ने तवील सांस ली। कुछ अजीबी तफाकात पेश आते रहे हैं जनाब आली। मैं वहीं था कि दो आदमी इस इश्तेहार पर वहां आ पहुंचे और इमारत के मुतालिक पूछगिछ करने लगे। ये भी हमारे लिए अजनबी ना थे। नवाब मुजफ्फरुल मुल्क का भतीजा जफरुल मुल्क, ये भी इमरान के खास दोस्तों में से है, फयाज ने कहा। जफरुल मुल्क आया था? रहमान साहब ने कहा। जी हाँ, और इसका मुलाजिम, फयाज बोला। अच्छा, ये हेनरी डिसूजा कौन था? रहमान साहब ने कहा। एक मकामी फर्म, पोर्चुगीज इंपोर्टर्स का मैनेजर। उन दोनों मुलाजिमों के बयान के मुताबिक टॉम ब्राउन की मौत के बाद से वही मंशियात के इस कारोबार की निगरानी करता रहा था, फयाज ने कहा। क्या तुमने जफर को पूछगछ के लिए रोका था? रहमान साहब ने कहा। जी हाँ, लेकिन इसके खिलाफ कोई चार्ज लगाना मुमकिन नहीं, फयाज ने कहा। फयाज हत्तल बसा कहानी के इस टुकड़े को साफ छुपा जाने की कोशिश करता रहा, जिसमें खुद से तहखानों की सैर करनी पड़ी थी। रहमान साहब कुछ देर खामोश रहकर बोले। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि केस के दोबारा शुरू किए जाने की वजह तुम्हें बता दूं, ताकि तुम मोहतात रहकर काम कर सको, रहमान साहब ने कहा। लेकिन आखिर महकमा ख़ारजा का इससे क्या ताल्लुक? टॉम ब्राउन एक गैर मुल्की था, पुलिस के हाथों मारा गया, ग्रोह टूट गया, फयाज ने कहा। ग्रोह टूट गया? तुम्हारे दिमाग तो नहीं चल गया? अभी कुछ ही देर पहले तुम मुझे कोठी नंबर 666 की कहानी सुना रहे थे, रहमान साहब पुरतनफ्फुर लहजे में बोले। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता था। दरअसल पेदर पे वाक़यात, फयाज गिड़गिड़ाया। खामोश रहो, रहमान साहब हाथ उठाकर बोले। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि दूसरे महकमे तुम्हारी गलतियों की तरफ तवज्जो दिलाने लगे हैं। मैं अपनी गफलत पर शर्मिंदा हूँ जनाब, फयाज ने कहा। बस जाओ, रहमान साहब ने हाथ झटक कर कहा। फयाज चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। इसके दांत सख्ती से भिंचे हुए थे। अगर इस वक्त कोई और मातहत होता तो उसे अरसे तक पछताना पड़ता। जफरुल मुल्क कराकर उठ बैठा। जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। आंख खुलते ही महसूस हुआ था जैसे पूरा जिस्म फोड़ा बन गया हो। तवील अंगड़ाई के साथ इसे बराबर वाले बिस्तर पर नजर डाली। जेमसन बेखबर सो रहा था, न जाने क्यों इस वक्त इसे इसकी दाढ़ी मज़ाका खेज मालूम हुई। अजीब अंदाज में हिल रही थी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे वो दाढ़ी से सांस ले रहा है। थोड़ी देर तक वो इसे देखता रहा, फिर अपने बिस्तर से उठा और उसे झिंझोड़ डाला। व्हाट इज दैट? जेमसन हड़बड़ाकर उठता हुआ धाड़ा। उर्दू उर्दू, जफर बोला। मैं अपनी इस अज खुद रफ्तगी पर महजूब हूँ, जेमसन आहिस्ता से बोला। जफर कुछ कहने वाला था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने झपट कर दरवाज़ा खोला और फिर लुढ़खुड़ाता हुआ पीछे हटाया। एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने खड़ी थी। उसने फ्रांसीसी लहजे वाली अंग्रेजी में उससे कहा, तुम लोग कितनी देर में फारिग हो सकोगे? मेज़ पर नाश्ता लगाना है। अभी अभी, बहुत जल्द, जफर ने कहा और लड़की चली गई। फ्रांसीसी मालूम होती है, जेमसन बोला। 10 मिनट के अंदर अंदर वो नाश्ते के लिए तैयार हो गए। वही लड़की फिर आई और इन्हें ड्राइंग रूम का रास्ता बताती हुई बोली, अपनी मदद आप करो, मैं इस वक्त बिल्कुल तन्हा हूँ और मुझे दूसरे काम भी करने हैं। लड़की ने कहा। शुक्रिया शुक्रिया, जेमसन ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। अगर तुम लोग चाहो तो नाश्ते के बाद मेरी मदद भी कर सकते हो, लड़की ने कहा। यकीनन, हम हर किस्म की खिदमत के लिए हाजिर हैं, जेमसन बोला। पिछली रात जो अजनबी ने ट्रक से के नीचे से निकाल कर यहाँ पर लाए थे, इनमें से कोई भी इस वक्त तक दिखाई ना दिया था। नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ वही दोनों थे। ये खून हाय रंगारंग, काश सामिया नवाज होती सदाए चंग। होगा इसमें भी कोई हिलाए फरंग, जेमसन सर हिलाकर बोला। क्या बक रहा है? जफर उसे घूरता हुआ बोला। आजकल आगा हशर के ड्रामे भी पढ़ रहा हूँ, जेमसन ने लापरवाही से कहा और नाश्ते पर टूट पड़ा। पता नहीं ये नेकदिल लोग कौन हैं जिन्होंने हमें बासी रोटी से बचा लिया। जफर का लहजा बेहद गमनाक था। बदरगाहे काज़ीउल हाजात बाद बनाजात, मैंने पिछली शब ये अर्जदाश्त पेश की थी कि टुमारो नेवर कम्स, जो कुछ भी अदा करना है आज ही अदा कर दे, जेमसन बोला। क्लासिक की उर्दू में अंग्रेजी की ठोक मारी तूने? जफर आंखें निकाल कर बोला।
नाश्ता करके वो दोनों लड़की की तलाश में निकल खड़े हुए ताकि उसकी मदद कर सकें, लेकिन पूरी इमारत में उन दोनों के अलावा और कोई मौजूद ना था। वो बैरूनी बरामदे तक गए। बाहर लॉन भी सुनसान था, और जब फाटक पर पहुंचे तो जेमसन या मजहरुल अजाइब का नारा मारकर उछल पड़ा, क्योंकि बाईं जानिब लगी हुई नेम प्लेट पर जफरुल मुल्क MSG तहरीर था। फिर वो जफर के सामने ताजीमन झुकता हुआ बोला, योर हाइनेस, खादिम हाजिर है। जफर खामोश खड़ा अहमकाना अंदाज में पलकें झपका रहा था। अंदर तशरीफ ले चली योर हाइनेस। जेमसन फिर बड़े अदब से बोला, क्या चक्कर है? जफर सर खुजाता हुआ बड़बड़ाया, मैं सैकड़ों बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खतरनाक आदमी के चक्कर से निकलिए, वरना किसी दिन गर्दन कट जाएगी। जेमसन ने कहा। बकवास बंद करो, जफर बोला। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और हाइनस। मेरा ख्याल है कि मैंने एक कमरे में लाइब्रेरी देखी थी, हो सकता है उर्दू की भी कुछ किताबें हों। मेरा वक्त बहरहाल अच्छा गुजरेगा, जेमसन ने कहा। जफर कुछ ना बोला। वो दोनों फिर अंदर चले आए। यहाँ सचमुच एक कमरे में किताबों की अलमारियाँ मौजूद थीं। जफर ने उनका सरसरी तौर पर जायजा लिया, लेकिन जेमसन को एक में उर्दू की किताबें मिल ही गईं, और वो बड़े इन्हमाक से इनकी वर्गगर्दानी करने लगा। इतने में घंटी की आवाज़ गूंजी और वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। देखो कौन है? जफर ने जेमसन से कहा। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ भी सुकून से मुतालिया जारी ना रख सकूंगा, जेमसन ने ठंडी सांस लेकर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर थोड़ी ही देर बाद वापस आकर बोला, वही मोहतरमा है जो हमें नाश्ते की मेज़ पर तन्हा छोड़कर। तो इस तरह घंटी बजाकर आने की क्या ज़रूरत थी? जफर ने कहा। फरमाती हैं पहले मेरी हैसियत और थी, अब कुछ और है, जेमसन बोला। मैं समझा नहीं, जफर ने कहा। जाकर समझ लीजिए, मैं फसाना अजायब पढ़ रहा था। जाने आलम ने तोता खरीद लिया है, जेमसन बोला। और तू अफीम की 2-4 गोलियां खरीद ले, जफर ने कहा और ड्राइंग रूम की तरफ चल दिया। वो लड़की उसे देखकर खड़ी हो गई थी। अंदाज मुअद्दबाना था, सुबह की गुफ्तगू के अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ। अब मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, उसने किसी कदर हिचकिचाहट के साथ कहा। और नाश्ते से पहले क्या थी? जफर ने पूछा। उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि आपकी हैसियत क्या है, लड़की ने कहा। और अब? जफर बोला। अब आप मेरे बॉस हैं, वो दिलावेज अंदाज में मुस्कुरा कर बोली। और खुदा का शुक्र है अंग्रेजी बोल और समझ सकते हैं। तुम फ्रांसीसी हो? जफर ने पूछा। जी हाँ। मेरा ख्याल है कि तुम अंग्रेजी बोलने में भी तकलीफ महसूस करती हो, जफर ने फ्रांसीसी में कहा। लिहाजा मैं तुम्हारी मादरी ज़बान में ही गुफ्तगू करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओह खुदाया, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, आप फ्रांसीसियों के से अंदाज में मेरी ज़बान बोल रहे हैं, लड़की ने कहा। तुम लोगों को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? जफर ने कहा। ओह, मैं समझी, शायद आप अपने नाम की तख्ती फाटक पर देखकर मुतय्यर हैं, लड़की ने कहा। क्या ये हैरत की बात नहीं? जफर ने कहा। बिल्कुल नहीं, आपकी जेब में आपका विजिटिंग कार्ड मौजूद था, लड़की ने कहा। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम लोगों का इतना ही एहसान काफ़ी था कि छत मैसर आ गई, जफर बोला। पुलिस थी तुम्हारे पीछे, लड़की ने कहा। वो लोग ख्वामख्वाह हमारे पीछे पड़ गए हैं। हमें किराए पर एक बड़े मकान की ज़रूरत थी जिसमें कम से कम 10 आदमी रह सकें। हमें नहीं मालूम था कि मकान पुलिस कस्टडी में है। कुछ भी हो, मैं अपने इन हमदर्दों का ममनून हूँ। पिछली रात वो 3 आदमी थे, जफर ने कहा। वो सब मेरी ही तरह बॉस के मुलाजिम हैं, लड़की ने कहा। बॉस? कौन बॉस? जफर ने कहा। आप मेरे बॉस हैं, फिलहाल इससे सरोकार रखिए, खुद को उलझन में डालने से क्या फ़ायदा, लड़की ने कहा। जफर ने शानों को जुम्बिश दी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी और लड़की ने बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो कहकर वो सिर्फ सुनती ही रही, कुछ बोली नहीं। बिलाखिर रिसीवर क्रैडल पर रखकर जफर की तरफ मुड़ी। मुझे हिदायत मिली है कि आप दोनों को आराम करने का मशवरा दूं, उसने कहा। किससे हिदायत मिली है? जफर ने पूछा। बॉस से। मैं अपने मोहसिन के बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा, जफर बोला। मेरा मशवरा है कि आप इस चक्कर में ना पड़े। वैसे आप लोग बेहद खुशकिस्मत हैं कि बॉस खुद ब खुद आप पर मेहरबान हो गया है, लड़की ने कहा। इनकी इस इनायत की वजह ही बता दो, जफर ने कहा। वो हम में से हर एक के लिए मौमा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकती, लड़की बोली। खैर, जफर ने तवील सांस ली और दूसरी तरफ को देखने लगा। सफदर बुरी तरह चकराया हुआ था। इमरान ने अभी तक इसे पूरी बात नहीं बताई थी। पिछली रात जब वो कॉफ़ी तैयार करके कमरे में वापस आया था तो इमरान वहाँ नहीं मिला था। फिर बकिया रात सफदर ने वहीं बसर की। सुबह उठा तो मालूम हुआ कि जब वो सो रहा था इमरान उन दोनों औरतों को भी वहाँ से कहीं और ले गया था। फिर इसने सोचा कि खुद उसे भी वहाँ से चल देना चाहिए, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर सका क्योंकि इसकी गाड़ी इमरान लेकर गया था। 8 बजे तक वो झिंझलाहट का शिकार रहा।
फिर कुछ कर गुजरने का इरादा कर ही रहा था कि इमरान की शक्ल दिखाई दी, लेकिन वो तन्हा था। नाश्ता मेरे साथ करना, वो करीब आकर आहिस्ता से बोला। शुक्रिया। सफदर का लहजा बेहद खुश्क था। चलो छोड़ो, डैडी से खफा नहीं हुआ करते। इमरान ने इसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचकर ले गया। अब वो किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़े जा रहे थे। इस बार खुद इमरान ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर रखी हुई बास्केट में नाश्ते का सामान मौजूद है, उसने सफदर से कहा। सफदर ने बास्केट उठाई और खामोशी से खाता रहा। फिर थर्मोस से काफ़ी उंडेली और एक सिगरेट सुलगाकर छोटे छोटे घूंट लेता रहा। लेकिन उसने इमरान से ये ना पूछा कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। दोनों औरतें तुम्हें बेतहाशा याद कर रही थीं, इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा। जहन्नम में जाएं, सफदर बोला। तुम्हें साथ लिए बगैर हरगिज ना जाएंगी, क्योंकि तुमने बड़े सादतमंदाना अंदाज में खुद को बहैसियत महबूब पेश किया था, इमरान ने कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में मुझसे कोई हिमाकत सरजद नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी वही हरकत आपकी कामयाबी का बायस बनी है, सफदर ने कहा। इसलिए तो मैं हिमाकतों का प्रचार करता हूँ, क्योंकि अमूमन यही कारामद साबित होती हैं। आज की हिमाकत कल का फ़लसफ़ा कहलाती है, इमरान ने कहा। लेकिन मेरी कल की हिमाकत आज मुझे खुद को उल्लू समझने पर मजबूर कर रही है, सफदर बोला। क्यों? तुम्हें इससे क्या नुकसान पहुंचा है? इमरान बोला। जो कुछ खाया है खुदारा उसे हजम हो जाने दीजिए, सफदर ने जिद छोड़कर कहा। इमरान ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। कार सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार दी गई थी, जिसके दोनों अतराफ में दूर दूर तक घनी झाड़ियाँ थीं। सफदर ने अब भी ना पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। रिवॉल्वर है? इमरान ने कुछ देर बाद पूछा। है, सफदर अपना बगली होल्स्टर टटोलता हुआ बोला। एक जगह इमरान ने गाड़ी झाड़ियों के अंदर मोड़ दी और उसे कुछ दूर ले जाकर इंजन बंद कर दिया। अब उतर चलो, उसने सफदर के शाने पर हाथ रखकर कहा। फिर उसने डिग्गी से एक सूटकेस निकाला और वो दोनों झाड़ियों से निकलकर फिर कच्चे रास्ते पर आ गए। सफदर ने मुड़कर देखा। गाड़ी झाड़ियों में इस तरह छुप गई थी कि उसके देख लिए जाने का इम्कान नहीं था। अब पैदल कितनी दूर चलना पड़ेगा? सफदर ने पूछा। बस थोड़ी दूर। क्या तुम इधर कभी नहीं आए? इमरान ने पूछा। मेरा ख्याल है कि कभी नहीं, सफदर बोला। उधर? इमरान भाईजान हाथ उठाकर बोला। एक छोटी सी इमारत है जिस पर X2 का कब्जा है, और वो ज़्यादातर आपके इस्तेमाल में ही रहती है, सफदर मुस्कुराया। बातों का वक्त नहीं है, इमरान घड़ी देखता हुआ बोला। 9:30 बजे हैं। आधे घंटे बाद वो नामालूम आदमी मुझसे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करेगा। इससे पिछली रात वादा किया था, इमरान बोला। लेकिन ट्रांसमीटर तो नंबर 5 में दफन है, सफदर ने कहा। नहीं, इमरान ने सूटकेस की तरफ इशारा किया जिसे हाथ में लटकाए चल रहा था। कुछ और आगे चलकर कच्चा रास्ता 2 सिमतों में तकसीम हो गया। अब वो बाएं जानिब मुड़े थे और फिर जल्द ही वो इस छोटी सी इमारत तक जा पहुंचे जिसका तस्करा इमरान ने कुछ देर पहले किया था। वो इस तरह घने दरख्तों के दरमियान छुपी हुई थी कि कच्चे रास्ते पर से देखी नहीं जा सकती थी। उसकी दीवारें भी ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। आखिर यहाँ इमारत का क्या मकसद? सफदर बड़बड़ाया। जिस जगह वो रुके थे इस तरफ की दीवार में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। इमरान वहीं बैठकर सूटकेस को खोलने लगा। सूटकेस से एक दूसरा बॉक्स बरामद हुआ। दरअसल ये वजन इसी बॉक्स का था। इस बॉक्स के खुलने पर सफदर को इसमें वही दोनों ट्रांसमीटर नजर आए जिन्हें इमरान ने पिछली रात दफन कर दिया था। इमरान ने बॉक्स से निकालकर कोटों की जेब में डाला और अपने जूते उतार दिए, और फिर सफदर ने देखा कि वो करीबी के एक दरख्त पर चढ़ रहा है। कुछ देर बाद वो उतरा और सूटकेस उठाता हुआ सफदर से बोला, आओ अब वहीं वापस चलें जहाँ गाड़ी खड़ी की थी। इमरान ने कहा। ये आप क्या करते फिर रहे हैं? सफदर बोला। अभी तो कुछ भी नहीं, नतीजा बरामद होने के बाद ही बता सकूंगा, इमरान ने कहा। औरतें कहाँ हैं? सफदर इसके पीछे झपटता हुआ बोला। इमरान की रफ्तार खासी तेज थी, सफदर पीछे रह गया था। औरतें कहाँ नहीं हैं? जवाब मिला। सफदर भुन्ना कर रह गया। बड़ी तेज रफ्तारी से वो इस जगह को पहुंचे थे जहाँ गाड़ी खड़ी थी। उन ट्रांसमीटरों का सिस्टम अजीब है, लेकिन मैं इनसे अपना एक ऐसा ऑपरेटर अटैच कर आया हूँ कि अपने ट्रांसमीटर पर भी कॉल रिसीव कर सकूंगा। इमरान जेबी ट्रांसमीटर निकालता हुआ बोला और इसका स्विच ऑन कर दिया। वो बार बार घड़ी भी देखे जा रहा था। ठीक 10 बजे ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। हेलो हेलो अननोन, हेलो अननोन, अननोन, हेलो 10 बजे हैं। हेलो इट इज़ अननोन, इमरान बोला। तुम कौन हो? आवाज़ आई। अगर ये बताना होता तो पिछली रात ही बता देता। दोनों औरतें महफूज और बखैरियत हैं, इमरान बोला। तुम क्या चाहते हो? आवाज़ आई। पिछली रात भी मैंने तुम्हें तुम्हारे चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, इमरान ने कहा। जब तक कि मकसद मालूम ना हो ये नामुमकिन है, आवाज़ आई। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत आदमी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता
इमरान बायां आंख दबाकर बोला। उसके होंठों पर शरारत आमेज मुस्कुराहट थी। तुम इस वक्त कहाँ हो? आवाज़ आई। मैं तुम्हें अपना सही पता नहीं बता सकता, इमरान ने कहा। फिर हमारे चीफ को कैसे देख सकोगे? आवाज़ आई। तुम ही कोई ऐसी तदबीर बताओ कि मेरी जान भी ना जाए और तुम्हारे चीफ को भी देख लूँ, इमरान ने कहा। अच्छी बात है, ठीक 11 बजे दोबारा गुफ्तगू होगी। मैं चीफ से मजीद गुफ्तगू के लिए बगैर कोई सही जवाब नहीं दे सकता, आवाज़ आई। इमरान ने पुरमाइने अंदाज में सर को जुम्बिश दी और ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके जेब में डाल दिया। मुझे यकीन है कि उनके ट्रांसमीटर उनकी सही रहनुमाई करेंगे, इमरान बोला। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। वो इस दरख्त तक पहुंच जाएंगे जिस पर मैंने दोनों ट्रांसमीटर रखे हैं, इमरान बोला। तो कौवे उड़ते फिर रहे हैं, कभी आपके अंदाजे गलत भी हुए हैं? सफदर बोला। सिर्फ एक बार। एक अंदाज़ा गलत साबित हुआ था जिसे आज तक भुगत रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओहो, यकीनन दिलचस्प कहानी होगी, सफदर बोला। 2 जुमलों की कहानी है, इमरान बोला। इतनी मुख्तसर? सफदर ने कहा। हाँ सुनो, मेरा ख्याल था कि पैदा ना हो सकूंगा, लेकिन हो गया, इमरान बोला। मैं इस पर कहकहा लगाऊं या सर पीटूं? सफदर बोला। मैं अब तुम्हारा सर पीटना शुरू कर दूंगा। जो तजर्बा मैंने किया है उसके नतीजे के लिए नाक पर हाथ और हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना खतरनाक भी हो सकता है। हमें कच्चे रास्ते के करीब ही रहना चाहिए, इमरान ने कहा। सफदर फिर खामोशी से उसके साथ चलने लगा और वो कच्चे रास्ते के करीब वाली झाड़ी में आ छुपे। दफतन सफदर ने महसूस किया जैसे इमरान को सुनने की कोशिश कर रहा हो और फिर जरा ही सी देर में वो आवाज़ उसे भी सुनाई देगी। आवाज़ बिलाशुबा किसी हेलीकॉप्टर की थी। अब इमरान सफदर का हाथ पकड़े एक तरफ घसीटे जा रहा था। अपनी गाड़ी से काफ़ी दूर निकल जाने के बाद इमरान रुककर बोला, ओह देखो। इसे सफदर के हाथ को झटका देकर कहा, हेलीकॉप्टर इसी दरख्त के ऊपर चक्कर लगा रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। सफदर का भी यही अंदाज़ा था कि वो इस इमारत के ऊपर ही मंडरा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में यकीनी तौर पर कोई ऐसा ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिसने यहाँ उन ट्रांसमीटरों की निशानदही की है, इमरान फिर बोला। लेकिन ये तो महकमा ज़राअत का हेलीकॉप्टर मालूम होता है जिसके जरिए खेतों पर जरासीम का दवा छिड़की जाती है, सफदर उसे बगौर देखता हुआ बोला। कई मुल्क हमें ज़राअती तरक्की में मदद दे रहे हैं और कई मुल्कों के ऐसे हेलीकॉप्टर महकमा ज़राअत के पास मौजूद हैं। ना सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि गैर मुल्की माहिरीन ज़राअत भी, इमरान ने कहा। दफतरन इस जगह से गहरे धुएं का बादल फिजा में बुलंद होता नजर आया जहाँ वो छोटी सी इमारत थी और हेलीकॉप्टर मगरिब की तरफ उड़ता चला गया। ये धुआं? लेकिन क्या कोई धमाका हुआ था? सफदर ने बौखलाकर बोला। नहीं, कोई धमाका नहीं हुआ, लेकिन धमाके के बगैर ये नामुमकिन है, इमरान बोला। तो फिर क्या हुआ? सफदर ने कहा। पता नहीं, मुझे खुद हैरत है। धमाके के बगैर फौरी तौर पर इस किस्म का धुआं नामुमकिन है, इमरान ने कहा। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ का रुख बदलता हुआ सा महसूस हुआ। क्या वो फिर वापस आ रहे? सफदर चौंक कर बोला। अगर ट्रांसमीटर महफूज हैं तो ये मुमकिन है। उठो और फिर भागो। मेरा ख्याल है कि अब वो बड़े बड़े चक्कर ले रहे हैं, इमरान ने कहा। इमरान का ख्याल गलत नहीं निकला था। ज़रा ही देर बाद उन्होंने दूसरी जगह से धुआं उठते हुए देखा। इस बार धमाका भी हुआ था और उन्होंने 2-2.5 फरलांग के फासले से आंच भी महसूस की थी। गाड़ी खत्म, इमरान बड़बड़ाया। ये टैंकी फटने का धमाका था और अब ये नामाकुल यहाँ नहीं ठहरेगा। ये अंदाज़ा भी गलत ना निकला। हेलीकॉप्टर की आवाज़ बतदरीज दूर होती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद फिजा पहले ही की तरह पुरसकून हो गई। अलबत्ता धुआं चारों तरफ से फैल रहा था। अब क्या ख्याल है? सफदर भराई हुई आवाज़ में बोला। सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी के बदले तुम्हें कौन सी गाड़ी दिलवाई जाए, इमरान ने कहा। फिलहाल कहीं से 2 टट्टू फराम कीजिए ताकि हमें पैदल ना चलना पड़े, सफदर बोला। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, इमरान ने कहा। सफदर कुछ ना बोला। इमरान कहता रहा, ज़राई तरक्की का एक मरकज़ यहाँ कहीं करीब ही है। हो सकता है कोई इस धुएं की तरफ मुतवज्जा होकर इधर आ निकले। लिहाजा तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है, इस पर अमल करके तुम पैदल चलने से बच जाओगे, इमरान बोला। ज़राई तरक्की के मरकज़ से धुएं के बादल साफ दिखाई दे रहे थे। लोगों को इससे मुतालिक तशवीश थी। इतने में इन्हें वो हेलीकॉप्टर दिखाई दिया जो कुछ देर पहले खेतों पर दवाएं छिड़कने के लिए ले जाया गया था। हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और इस पर से 2 सफ़ेद फार्म गैर मुल्की उतरे। उन्होंने बताया कि उन्होंने झाड़ियों के दरमियान से ऐसा धुआं उठते देखा है जैसे कोई इमारत जल रही हो। इन लोगों ने आसपास किसी इमारत की मौजूदगी से लाइल्मी जाहिर की। फिर एक आदमी बोला, कुछ भी हो, हमें धुएं की वजह मालूम करनी चाहिए। यकीनन, यकीनन, लेकिन दरख्तों के झुंड से नीचे नहीं देखा जा सकता। लैंड करने की कोई जगह नहीं। हमने लंबा चक्कर लगाकर देखा था,
गैर मुल्की बोला। कोशिश तो करनी चाहिए, एक बोला। वहाँ 2 हेलीकॉप्टर और भी मौजूद थे। आखिर ये तय पाया कि तीनों हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ें और धुएं के आसपास लैंड करने की जगह तलाश करें। दोनों गैर मुल्की इस पर मुत्तफिक ना हो सके। अब हम नहीं जा सकेंगे। तुम में से जो भी जाना चाहे जा सकता है, इन्हीं में से एक बोला। मकामी आदमियों में सिर्फ एक पायलट था, इसलिए सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सका। इस पर 2 आदमी और बैठे थे। इसने धुएं के गिर्द एक चक्कर लगाया। दूसरे चक्कर में परवाज का दायरा कुछ और वसी करते हुए पायलट ने कहा, मुझे नीचे कोई आदमी दिखाई दिया है। किधर? दूसरे ने चीखकर पूछा। ठहरो, पायलट ने कहा, और फिर चक्कर लगाते हुए एक जगह हेलीकॉप्टर को फिजा ही में रोक दिया। वो देखो, बाएं जानिब कोई आदमी हाथ हिला रहा है, लेकिन उधर झाड़ियों में लैंड करने की जगह नहीं है। कुछ और आगे बढ़ाकर सीढ़ी नीचे फेंको, आदमी ने कहा। हाँ, ये ठीक है, पायलट बोला। इंजन के शोर की वजह से चीख चीख कर गुफ्तगू कर रहे थे। हेलीकॉप्टर को बाएं जानिब कुछ और बढ़ाकर रस्सियों की सीढ़ी नीचे फेंकी गई और वो आदमी ऊपर चढ़ने लगा। बिलाखिर उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर में खींच लिया। मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मेरी तजर्बागाह जल गई, राख का ढेर हो गई। मैं क्या करूं? वो हाँफता हुआ कह रहा था। कोई और भी है? एक आदमी ने पूछा। नहीं, मैं तन्हा था, लेकिन आग कैसे लगी मैं नहीं जानता। बताओ मैं क्या करूं? मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, वो बोला। क्या अब हम आपकी मदद कर सकते हैं? पायलट ने कहा। कुछ नहीं, अब क्या मदद करोगे? अब तो ऐसा लगता है जैसे वो बारूद की दीवारें रही हों। हमने धमाका भी सुना था, एक ने कहा। इमारत में कोई धमाका नहीं हुआ था, लेकिन कहीं करीब ही हुआ था। वो उधर कैसा धुआं है, मेरे खुदा, क्या मेरी गाड़ी भी तबाह हो गई? ऊपर आने वाले ने कहा। क्या गाड़ी कहीं और थी? एक ने पूछा। हाँ, इमारत तक नहीं लाई जा सकती थी, उसे दूर झाड़ियों में पार्क किया था, ऊपर आने वाले ने कहा। हेलीकॉप्टर दूसरी तरफ बढ़ा और बदहवास आदमी ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। बिलाशुबा मेरी कार भी तबाह हो गई। धमाका उसकी टैंकी फटने से हुआ था होगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बताओ मुझे, बताओ। वो चीखते चीखते निढाल होकर गिर गया। ऐसा मालूम होता था जैसे बेहोश हो गया हो। इसी हालत में उसे लेकर वो मरकज की इमारत पर पहुंचे। उसे एक आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया गया। दोनों गैर मुल्की भी वहां पर मौजूद थे। पायलट इन्हें बेहोश आदमी के मुतालिक बताने लगा। कैसी तजर्बागाह थी? एक ने पूछा। ये बताने से पहले वो बेहोश हो गया था, एक आदमी ने कहा। उसे होश में लाओ, पुलिस के हवाले करेंगे। इसने गैर कानूनी तौर पर आतिशगीर मादों का जखीरा कर रखा होगा, गैर मुल्की बोला। वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद इसने आंखें खोली और बौखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ को देखने लगा। तुम कौन हो? गैर मुल्की ने आगे बढ़कर तहकमाना लहजे में सवाल किया। मैं सफदर सईद हूँ, डॉक्टर सफदर सईद। तबाह हो गया, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब मुझे दुनिया की किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रही, सब कुछ जहन्नम में जाए। इतने में एक लड़की शोर मचाती हुई कमरे में दाखिल हुई। ये भी गैर मुल्की ही थी। यहाँ भीड़ देखकर यकलख्त खामोश हो गई और मुस्तफसिराना नज़रों से एक एक करके देखने लगी। दोनों गैर मुल्कियों ने हाथ हिलाकर उसे वापस जाने का इशारा किया, लेकिन वो खड़ी रही। तुम कैसी तबाही का जिक्र कर रहे थे? गैर मुल्की ने सफदर से पूछा। मेरी तजर्बा का तबाह हो गई, मेरी गाड़ी तबाह हो गई। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ क्यों कर हुआ, सफदर बोला। किस किस्म की तजर्बागाह थी? गैर मुल्की ने पूछा। मैं चूहों की एक नस्ल पर तजर्बा कर रहा था, सफदर बोला। किस किस्म का तजर्बा? मैं इस वक्त तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सकता, मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, सफदर बोला। तुम्हारी तजर्बागाह में आतिशगीर मारता था, गैर मुल्की ने कहा। यह झूठ है, अगर कोई साबित कर दे तो फांसी पर चढ़ जाने को तैयार हूँ, सफदर चीख कर कहा और झटके के साथ उठ बैठा। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, एक ने कहा। मैं क्या कोई चोर हूँ? चलो जहाँ चलते हो। वो बिस्तर से उतर आया। दोनों गैर मुल्कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस लड़की की तरफ मुतवज्जा होकर, जो अभी दरवाजे में खड़ी थी, बोले। उन्होंने इसको किसी किस्म का इशारा किया था। दफतन वो आगे बढ़कर बोली, क्या किस्सा है? गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए हुए आतिशगीर मादे में आग लग गई, एक सफेद फाम बोला। ये झूठ है, सफदर फिर हलक फाड़ कर चीखा। मुझे पूरी बात बताओ, लड़की दोनों को बारी बारी देखकर बोली। क्या तुम लोग मेरा तमाशा बनाओगे? तुम्हें मुझसे हमदर्दी होनी चाहिए, सफदर गुर्राया। तुम मुझे बात बताओ, क्या बात है? लड़की आगे बढ़कर नरम लहजे में बोली। मेरा सब कुछ तबाह हो गया, सफदर बोला। मुझे अफसोस है, चलो तुम मेरे साथ चलो। ये सब जंगली हैं, इन्हें खेती बाड़ी के अलावा दुनिया की किसी और चीज़ से दिलचस्पी नहीं।
लड़की ने कहा। रीना। एक गैर मुल्की ने गुस्सीले लहजे में रीना को मुखातिब किया। तुम चुप रहो, मैंने भी धुआं देखा था, लड़की ने सर्द लहजे में कहा और सफदर का हाथ पकड़ती हुई बोली। चलो। कलाई पर इसकी गिरफ्त मजबूत थी और उसे खींचे लिए जा रही थी। इस इमारत से थोड़े फासले पर एक और इमारत थी। वो उसे उस इमारत में लाई और एक कमरे में बिठाकर खुद बाहर चली गई। सफदर पुरतजस्सुस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। इमरान की हिदायत के मुताबिक उसने ये सब कुछ किया था और अब नतीजे का मुंतजिर था। लड़की कुछ देर बाद वापस आ गई। इसके हाथों पर एक किश्ती थी जिसमें चाय के लवाजमात नजर आ रहे थे। डॉक्टर सईद, प्लीज अपनी मदद आप करो। मैं नहीं जानती कि तुम किस किस्म की चाय पीते हो, वो मुस्कुराकर बोली। मैं चाय पीऊंगा। इस वक्त नहीं, हरगिज नहीं। इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद मैं शायद ही अपने मादे की तरफ तवज्जो दे सकूं, सफदर बोला। अगर मैं इस बात पर हंस दूं तो तुम बुरा तो ना मानोगे, लड़की ने कहा। तुम हंसोगी? यानी कि मेरे नुकसान पर हंसोगी? सफदर बोला। जब तक कि नुकसान की नौयत मालूम ना हो जाए मैं इस पर अफसोस भी तो जाहिर नहीं कर सकती, रीना ने कहा। मैं इस सिलसिले में तजर्बात कर रहा था कि गले को चूहों से किस तरह बचाया जा सकता है, सफदर ने कहा। तो ये नौयत थी तुम्हारे तजर्बात की, लड़की हकारत से बोली। क्यों? सफदर चौंक कर बोला। तुम्हारी नजरों में इसकी कोई अहमियत नहीं? मेरा ये कारनामा सारी दुनिया के लिए खुशहाली लाता। जानती हो ये चूहे दुनिया का हजारों टन गल्ला हर साल खा जाते हैं, सफदर ने कहा। अरे, इसका निहायत आसान तरीका यह है कि आदमी चूहे खाना शुरू कर दे। गला महफूज हो जाएगा, सस्ते दामों फरोख्त होगा, लोग चूहे पालना शुरू कर देंगे। इस तरह बेरोजगारी का भी मसला किसी हद तक हल हो जाएगा, लड़की ने कहा। तुम खा सकती हो चूहे? सफदर ने झिझलाहट का मुजाहरा करते हुए सवाल किया। यकीनन, जरा सलीके से तली जाए तब। गंदी बातें, बस करो, सफदर बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तुम इतनी खूबसूरत लड़की चूहे खाओगी? डॉक्टर, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, रीना ने कहा। अब तो एक घूंट भी ना ले सकूंगा, तुमने तबीयत ही बदमजा कर दी है, सफदर बोला। दरअसल मुझे ज़राअत और अनाज के मौजू से नफरत हो गई है। मेरे दोनों भाई माहिरीन ज़राअत हैं और मैं यहाँ इनके साथ झक मार रही हूँ, लड़की ने कहा। अच्छा, वो दोनों शरीफ आदमी जो मुझे पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दे रहे थे, सफदर ने कहा। हाँ वही, रीना बोली। लेकिन इन्हें शायद इसका इल्म नहीं कि मैं इस सिलसिले में हुकूमत से भी मदद ले रहा था। मेरी तजर्बागाह में कोई गैरकानूनी काम ने कभी नहीं हुआ, सफदर ने कहा। मैं इस मसले पर तुमसे बहस नहीं करूंगी, तुम चाय पियो, रीना बोली। अच्छी बात है, सफदर ने सिसकियों के से अंदाज में कहा और चाय उंडेलने लगा। लड़की उसे बड़ी दिलचस्पी से देखे जा रही थी। तुम्हारे साथ कितने आदमी काम कर रहे थे? लड़की ने कुछ देर बाद पूछा। मेरे 2 असिस्टेंट थे, लेकिन इस हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे, सफदर बोला। वो इस वक्त कहाँ होंगे? रीना ने कहा। अपने घरों पर, या शायद कहीं और। आज दरअसल मैंने इन्हें छुट्टी दे दी थी, सफदर बोला। क्यों? आराम करना चाहता था। वैसे तुम कहाँ रहते हो? रीना ने कहा। मैं ज़्यादातर तजर्बागाह में ही रहता था, सफदर बोला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी चूहे से गुफ्तगू कर रही हूँ, रीना बोली। ओह, तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ाओगी? सफदर बोला। सारे मर्द चूहे होते हैं, छुप छुप कर खाने वाले और जरा सी आहट पर भाग खड़े होने वाले, रीना ने कहा। और सारी औरतें बंदरियां होती हैं, बात बात पर मुंह चिढ़ाने वाली, सफदर भुन्ना कर बोला। चिड़चिड़े चूहे मुझे पसंद हैं, रीना बोली। लेकिन तुम मुझे तलकर भी ना खा सकोगी, सफदर बोला। बहुत सलीके से तलूंगी, रीना बोली। बस तलती रह जाओगी, मेरा वक्त जाया ना करो, सफदर ने फिर झिंझलाकर कहा और उठ खड़ा हुआ। बाहर निकले और पुलिस के हवाले किए गए। उसी वक्त तक तो महफूज हो जब तक कि मेरे मेहमान रहोगे, रीना ने कहा। और सफदर धम से बैठ गया और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।